आज हम लेखा शास्त्र में पार्ट 2 के अंतर्गत लेखांकन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लेखांकन सिद्धांत क्या है? लेखांकन की सामान्य आधारभूत मान्यताओं तथा कार्य पद्धति संबंधी सामान्य नियमों को ही लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में ये नियम दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं, जिन्हें शब्दों या व्यवहारों का लेखा करने व वित्तीय विवरण तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। उसे हम लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो लेखांकन के क्षेत्र में व्यावसायिक लेन देन का लेखांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं जो लेखाकारों का मार्गदर्शन करते हैं। ये आधारभूत सिद्धांत निम्नानुसार हैं। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत पहला है द्विपक्षीय सिद्धांत, दूसरा जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, चौथा आगम निर्धारण सिद्धांत, पांचवा मिलान सिद्धांत और छठवां है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। पहला देखते हैं कि द्विपक्षीय सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्षों या दो पहलू होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। प्रभावित दो पक्षों या खातों में से एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। द्विपक्षीय सिद्धांत, द्वि मतलब दो और पक्षी मतलब पक्ष, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्ष या दो पहलू होते हैं। प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। पहला पक्ष होता है डेबिट या विकलन और दूसरा होता पक्ष है क्रेडिट या समाकलन। तो प्रत्येक लेन देन जो है वो दो पक्षों को प्रभावित करता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है, प्रशांत ने 50,000 रुपये लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। इस व्यवहार में एक पक्ष रोकड़ व दूसरा पक्ष रोकड़ लगाने वाले प्रशांत का होगा। एक ओर तो रोकड़ संपत्ति है तथा दूसरी ओर यह व्यापार का दायित्व माना जाएगा, क्योंकि रोकड़ व्यापार का नहीं है। अतः व्यवहार का समीकरण होगा संपत्ति बराबर दायित्व। व्यवसाय के सभी लेन देन इस अवधारणा पर लिखे जाते हैं। लेखाकर्म की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इसी अवधारणा के कारण हुआ है। इस सिद्धांत के कारण ही स्थिति विवरण के दोनों पक्ष दायित्व और संपत्ति हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा है जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हिसाब की बहियों में दर्ज किए गए सभी व्यावसायिक लेन देन बाह्य प्रमाणकों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, अर्थात लेन देनों का लेखांकन लिखित प्रमाणकों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये लिखित प्रमाण होते हैं कैश मेमो, बीजक, प्रमाणक पत्र व्यवहार, अनुबंध पत्र, प्राप्य पत्र या देवी पत्र आदि। लिखित प्रमाणकों के आधार पर उनकी सत्यता की जांच संभव होती है। तो इस सिद्धांत में हम व्यावसायिक लेन देन बाह्य प्रमाणकों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, अर्थात जो लेन देन या जो व्यवहार का लेखांकन होता है वो लिखित प्रमाणकों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये लिखित प्रमाण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कैश मेमो, बीजक, बिल या पत्र व्यवहार आदि। तीसरा है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय हेतु क्रय की गई संपत्तियों का लेखांकन आने वाले वर्षों में भी लागत मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि संपत्तियों को सदैव लागत मूल्य पर ही दर्शाया जाए, बल्कि ह्रास का आयोजन कर घटे हुए मूल्य पर
उनका लेखांकन किया जाना चाहिए। इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय के लिए जो संपत्तियां क्रय की गई होती है उन संपत्तियों का लेखांकन आने वाले वर्षों में भी लागत मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि संपत्तियों को सदैव लागत मूल्य पर दर्शाया जाए, बल्कि ह्रास का आयोजन करके घटे हुए मूल्य पर उसका लेखांकन किया जाना चाहिए। जैसे कोई संपत्ति या फर्नीचर है 50,000 उसकी कीमत, हमने उस पर 10% ह्रास लगाया तो इसका हो गया 5,000, तो उसका घटा हुआ कीमत हो गया 45,000। इसी तरह भूतकाल में खरीदी गई संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर उसका लेखांकन बढ़े हुए मूल्य पर या कम हुए मूल्य पर नहीं किया जाता, किंतु स्टॉक और विनियोग जैसी संपत्तियों का लेखा परिवर्तित मूल्य पर किया जाता है। चौथा है आगम निर्धारण सिद्धांत। व्यावसायिक क्रियाओं के कारण जिन मदों में से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उन्हें आगम कहा जाता है। आगम का मतलब होता है कुछ समय बाद बार बार उसका प्राप्त होना। आगम निर्धारण सिद्धांत किसी व्यवसाय में आगम के समय को निर्धारित करने में दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यवसाय में सेवाओं तथा भौतिक वस्तुओं का विक्रय करने पर आगम प्राप्ति का समय कब माना जाए और आगम किस अवधि की मानी जाए। सेवाओं की दृष्टि से आगम उस अवधि की मानी जाती है जिस अवधि में सेवाएं दी गई है, किंतु भौतिक वस्तुओं के विषय में आगम प्राप्ति का समय निर्धारित करने में कठिनाई उपस्थित होती है, क्योंकि वस्तुओं के क्रय करने के आदेश देने का समय, विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि व वस्तुओं की सुपुर्दगी देने की तिथि में भिन्नता होती है। सिद्धांत के अनुसार इस तिथि में आगम की प्राप्ति उस समय या तिथि पर मानी जाती है जिस तिथि पर वस्तुओं की सुपुर्दगी क्रेता को दी गई होती है। यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि आगम प्राप्ति का नगद प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। उधार विक्रय की स्थिति में क्रेता क्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हो जाता है। किस्तों में विक्रय करने की दशा में माल के संबंध में जितनी किस्तें प्राप्त हो गई उतना ही आगम माना जाता है। दीर्घकालीन अनुबंध की दशा में जब उत्पादन किया जाता है तो अनुबंध के पूर्ण होने तक आगम को न माना जाना उचित नहीं है। अतः इस दशा में वर्ष के अंत तक अनुबंध का जितना भाग पूर्ण कर लिया गया होता है उसी के अनुपात में आगम की प्राप्ति मानी जाती है। पांचवा है मिलान सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यवसाय में अर्जित आगम व किए गए व्ययों को कैसे संबंधित किया जाए। आगम व व्ययों का मिलान करते समय सबसे पहले एक निश्चित अवधि की आगम को निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद इस आगम को प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों को निर्धारित करना चाहिए, अर्थात आगम का व्ययों से मिलान करना चाहिए, न कि व्ययों का आगम से। आय का मिलान व्ययों से करना चाहिए, न कि व्ययों को आय से। इस सिद्धांत के अनुसार आगम का व्ययों से मिलान करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, लाभ हानि खाते में जब आगम की किसी मद को आय पक्ष में लिखा जाता है तो उस आगम को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को भी व्यय पक्ष में लिखा जाना चाहिए, भले ही व्यय का नगद भुगतान किया गया हो या भुगतान ना किया गया हो, अर्थात अदत्त व्यय को भी लिखा जाना चाहिए। अदत्त व्यय का मतलब होता है देना बाकी। दूसरा, जब भुगतान की गई किसी व्यय राशि का कुछ भाग आगामी वर्ष में आगम का सृजन करने वाला हो तो ऐसे व्यय भाग को आगामी वर्ष का व्यय माना जाना चाहिए तथा चालू वर्ष में इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाना चाहिए। तीसरा, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है या जो माल नहीं बिक पाता, ऐसे माल की संपूर्ण लागत को आगामी वर्ष की लागत मानकर
इसे आगामी वर्ष के हिसाब में शामिल किया जाना चाहिए। चौथा है आगम की ऐसी कोई मद या व्यवहार जिसके लिए माल या सेवाओं का हस्तांतरण आगामी वर्ष में किया जाना है, तो इस आगम को चालू वर्ष की आगम नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे चालू वर्ष के दायित्व में शामिल करना चाहिए। छठवां है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय लेखांकन संबंधी सभी आवश्यक सूचनाओं व तथ्यों को प्रस्तुत करने से है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि लेखांकन करते समय वित्तीय मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट कर देनी चाहिए। सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण से वित्तीय विवरण प्रयोग करने वाले पक्षकारों जैसे स्वामियों, विनियोजकों, वर्तमान व भावी लेनदारों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों में सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। यही कारण है कि कंपनी अपने अंतिम खाते निर्धारित प्रारूप में तैयार करती है तथा सभी संभावित दायित्वों का उल्लेख एवं अन्य जानकारियां सही रूप में प्रस्तुत करती है। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में सभी प्रकार के व्यवहारों को लिखा जाता है ताकि व्यापार में अन्य पक्ष रखने वाले हित जैसे स्वामियों, विनियोजकों, वर्तमान या भावी लेनदारों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। इस सिद्धांत के अनुसार हिसाब पूर्ण ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए तथा उसमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का सही उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत का आशय है लेखांकन के कुछ सिद्धांत ऐसे भी होते हैं जिन्हें परिवर्तित व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। लेखांकन की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लेखांकन सिद्धांत में परिवर्तन आवश्यक है। ये सिद्धांत हैं, पहला सारता। इस संशोधित सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो वित्तीय परिणामों को प्रभावित करते हैं। अन्य सूचनाएं जो महत्वहीन हैं या जो महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार सारता शब्द का तात्पर्य है कोई भी मद सारपूर्ण मद उस समय होती है जब यह समझा जाता है कि इसका ज्ञान विनियोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करेगा। तो सारता का मतलब है सारपूर्ण होना। तथ्यों या सूचनाओं की महत्ता का निर्धारण परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। कभी कोई सूचना किसी विशेष परिस्थिति में महत्वपूर्ण होती है तो कभी वही सूचना अन्य परिस्थिति में महत्वहीन हो जाती है। इसी तरह अलग अलग व्यवसायों में कोई एक सूचना महत्वपूर्ण होती है और वही सूचना दूसरे व्यवसाय के लिए महत्वहीन हो जाती है। जैसे एक छोटे से वर्कशॉप में छोटे छोटे औजारों का मूल्य महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या कारखानों में इन्हीं औजारों का मूल्य महत्वहीन हो सकता है। तो इस प्रकार से पहला जो सिद्धांत है वो सारता। दूसरा है संगतता। व्यापार या व्यवसाय के स्वामियों या मालिकों को अपने व्यापार का निष्कर्ष या परिणाम निकालते समय यह आवश्यक होता है कि लेखांकन के विभिन्न नियमों का समान रूप से प्रयोग किया जाए। जिस पद्धति या विधि का चुनाव एक बार कर लिया जाए उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। व्यापार के मालिक या स्वामी अपने व्यापार का परिणाम निकालते समय लेखांकन के विभिन्न नियमों का समान रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और जिस पद्धति के अनुसार एक बार उसका चुनाव कर लिया जाता है उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने
एवं दो अवधियों के मध्य तुलना करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी वित्तीय विवरण एक जैसे बनाए जाएं। इसी परंपरा को एकरूपता की परंपरा या संगतता कहते हैं। उदाहरण के लिए अंतिम रहतिया का मूल्यांकन करने के लिए, अंतिम रहतिया का मतलब होता है वर्ष के अंत में जो माल नहीं बिक पाता, तो अंतिम रहतिये का मूल्यांकन करने के लिए स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की एक ही विधि से लगाना चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम नई तकनीक को शामिल ना करें। तीसरा है सतर्कता या दूरदर्शिता। लेखांकन में सतर्कता से आशय संभावित हानियों के प्रति सावधानी रखने से है। सतर्कता का मतलब होता है दूरदर्शिता, दूर की सोचना। लेखांकन में सतर्कता का मतलब होता है संभावित हानियों के प्रति सावधान रहना। दूसरे शब्दों में लेखांकन करते समय भविष्य में होने वाली संभावित हानियों से बचने के लिए हानियों के घटित होने के पहले ही उनकी व्यवस्था कर लेना ही सतर्कता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि लेखांकन में भविष्य में होने वाली संभावित हानियों के लिए व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिए तथा संभावित लाभों की आशा नहीं करनी चाहिए। भविष्य में होने वाली संभावित हानियों की राशियों का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, किंतु फिर भी ज्ञात दायित्वों एवं हानियों का पूर्वानुमान कर उनके लिए प्रावधान कर लेना आवश्यक है। सतर्कता के सिद्धांत प्रयोग करने के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, अंतिम स्कंद का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम हो उस पर किया जाता है। दूसरा, देनदारों से डूबत ऋण की हानि। डूबत ऋण का मतलब होता है अगर हमने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है और वो हमको उससे उधार की राशि प्राप्त नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में पैसा डूब जाता है, जिसको हम कहते हैं डूबत ऋण। तो देनदारों से डूबत ऋण की हानि होने के पूर्व ही डूबत ऋण संचय या संदिग्ध ऋण संचय का आयोजन किया जाता है। तीसरा, व्यवसाय का किसी अन्य पक्षकार से चल रहे मुकदमे में दावे का आयोजन पहले से ही कर लिया जाता है, यद्यपि इसका निर्णय व्यवसाय के पक्ष में भी हो सकता है आदि। इसके बाद है लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति या विशेषताएं। तो लेखांकन सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत। लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो मनुष्यों द्वारा लाए गए हैं। मनुष्य अपने ज्ञान, आवश्यकता, तर्क एवं प्रयोग के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। दूसरा, 3 तत्वों की मान्यता। पहला है औचित्य। औचित्य से आशय लेखांकन के उन सूचनाओं से है जो आवश्यक हो एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण। लेखांकन सिद्धांत व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तीसरा, व्यवहार्यता। व्यवहार्यता का आशय सिद्धांतों का बिना किसी दुविधा एवं जटिलता के साथ प्रयोग करना, जिससे अतिरिक्त समय एवं श्रम न लगे। तीसरा विशेषता है प्रगतिशीलता। लेखांकन सिद्धांत में समय एवं विकासशील परिस्थितियों के अनुसार प्रगतिशीलता पाई जाती है। इन सिद्धांतों पर विभिन्न प्रथाओं, पद्धतियों एवं रीति रिवाजों का प्रभाव पड़ता है। चौथा, विस्तृत सूची का भाव। लेखांकन के सिद्धांतों की कोई ऐसी सूची नहीं है जिसमें लेखांकन के सभी सिद्धांत एक स्थान पर मिल सके। पांचवा, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। एक कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से लेखांकन की प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत। दूसरा, 3 तत्वों की मान्यता। पहला, औचित्य। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण। तीसरा, व्यवहार्यता। तीसरी विशेषता प्रगतिशीलता। चौथा, विस्तृत सूची का भाव। पांचवा, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर।